हेलो एवरीवन। हेलो प्यारे बच्चों। बोलो बाबा केदारनाथ की जय। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद कर रहा हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, शानदार होंगे और जबरदस्त होंगे। और मैं आज आपके सामने एक नए चैप्टर, एक बड़ा सा चैप्टर को लेकर उपस्थित हूं। वैसे तो ये छोटे छोटे चैप्टर का एक समायोजन कह सकते हो भाई इसे। और मैं ये जरूर कहूंगा कि देखो यार, क्लास का समय 10:30 है, तो प्लीज 10:30 हो जाने दिया करो। बच्चे उल्टा सीधा लिख रहे 9:30 से ही क्लास नहीं हो रही, ये नहीं हो रही, ये नहीं हो रही। तो प्लीज यार, छुट्टी का कोई मतलब नहीं है। तुम्हें कहा है 15 तक पेशेंस रखो। ठीक है भाई, तो रखो। डेली ही क्लास ले रहा हूं। देखो आज पढ़ाते हुए 5 ही दिन तो हुए, और वो आपको भी पता होगा कि जिसने ईमानदारी से क्लास को सुना है 5 दिन, प्रभु के दया से आज उसमें पक्का इम्प्रूवमेंट जरूर होगा। मैं नहीं बोल रहा हूं कि 100% होगा, लेकिन सुधार जरूर होगा। चाहे वो 20% हो या 30% हो, सिर्फ 5 दिन पढ़ाने मात्र से ही। बेटा आरआरबी जेई के लिए तो मैं पावर बैच में पढ़ाता हूं बालक। यार जेई का डिफरेंट होता है, एएलपी का यहाँ डिफरेंट है। हाँ। तो ये बताओ पहले तो ईमानदार से कि 5 दिन पढ़ के कैसा लगा आप लोगों को? क्या कुछ उम्मीद जग रही है कि, है ना, हो जाएगा बेड़ा पार? और आज की क्लास एंड होने के बाद और मजा आएगा, क्योंकि तुमने और एड ऑन करके जाओगे। और बेटा एक बात सुन लो, संडे तक, संडे तक क्वालिफाई हो जाओगे। संडे तक इतना मैं तुम लोगों को करवा दूंगा, संडे तक इतना कि तुम लोग खुद कह दोगे कि गुरुजी फिट हो गया मामला कि पास होने वाला। चलो फिर देखो बच्चों, आज का जो टॉपिक है मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। बेटा ये मेजरिंग मुझे ही पता है। मुझे तो ये है कि अब तक इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक वाले बच्चों को अपना सिलेबस नहीं पता। देख लो, अब तक नहीं सिलेबस पता। मैंने कहा मैं वो क्लास कॉमन लेता हूं जो इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक और इलेक्ट्रीशियन का कॉमन है। तो मेजरिंग, मापन यंत्र, वो कॉमन है। और जो विचित्रा मनी जी कह रहे बेटा सबसे पहले टीचरों पे भरोसा करना सीखो। टीचरों पे भरोसा होगा तो अपने आप सिलेक्शन हो जाता है। और टीचरों पे संदेह अगर है तो फिर टीचर बदल दो। लेकिन जहां संदेह वहां से पढ़ो मत। जहां विश्वास है, ये रिश्ता है और ये सब पूरा व्यवस्था है विश्वास की। ठीक है भाई, मैंने कहा अगर विश्वास है तो टॉपर जाओगे बेटा, टॉपर इस वाले पोर्शन में तुम। चलो फिर आइए फिर। आज बड़ा सा चैप्टर है भाई। बड़ी तो डोज मेरी 2-3 दिन से लगातार तुम्हारे लिए चल ही रही है। और एक छोटा सा शाम को आप लोगों के लिए जो पेपर होता है तो उसमें भी भागीदारी निभाया करो। चलिए अब चैटिंग बंद कर देते हैं। बहुत बढ़िया भाई, हो गया जेई में। देखो मैं ये ना फिर शुरू करता हूं। बेटा देखो, पहले ही दिन सोचोगे कि हमारा हो रहा नहीं हो रहा तो दिक्कत है। पगलो पहले ये सर जेई का लॉन्च करेंगे ऐसा कोर्स। बेटा जेई का शुरू कर चुका मैं ऑलरेडी, पावर बैच के नाम से। पावर बैच के नाम से मेरा सुन लो। देखो मेरी थोड़ी सी पॉइंट सुनो। 5 दिन पढ़ो। ये जो बच्चे कह रहे हैं ना, ये एक ही दिन में नहीं कहते। 5 दिन पढ़ो। 5 दिन में सुधार लग जाए तो खुद बता देना। 5 दिन तो पढ़ो कम से कम। ठीक है बेटा, पावर बैच ऐसा ही बढ़िया वाला डिजाइन बैच है, जाके पढ़ लो। अब चैटिंग कर रहा हूं बंद। हर हर महादेव। चलो जी प्यारे बच्चों, अभी तक हमने चैटिंग बंद कर दी मैंने। अभी तक हमने जो जो चीजें पढ़ी है
अपने दिमाग में चीजों को बोलना है कि अभी तक हमने क्या क्या चीजें पढ़ ली हैं। सीरीज रेजोनेंस कर हमने एक इंपॉर्टेंट चीज बताई थी। सीरीज रेजोनेंस हमने एक इंपॉर्टेंट चीज पढ़ी थी जिसमें हमने कहा कि भाई यूनिटी पावर फैक्टर है। बताओ याद है कि नहीं? आज तुम्हें टाइप नहीं करवाऊंगा इसमें ना, तुम लगे रहते हो उसी में। यूनिटी पावर फैक्टर सीरीज रेजोनेंस जो कल पढ़ाया था बता दो। सीरीज रेजोनेंस में अनुनाद में इकाई शक्ति गुणांक होता है, धारा का मान अधिकतम बहता है। ठीक है सर। अनुनाद आवृत्ति ओमेगा नॉट बराबर 1/√LC होती है, मतलब होती है रेडियन पर सेकेंड। अगर उसे हर्ट्ज में बदलोगे तो 1/2π√LC सर ये होता है। उसके बाद हमने कहा इंपीडेंस प्रतिबाधा न्यूनतम होती है यदि श्रेणी अनुनाद में अनुनाद आवृत्ति से कम पर हम काम करेंगे तो अग्रगामी शक्ति गुणांक होता है, अनुनाद आवृत्ति से ज्यादा पर पश्चगामी होता है। फिर समांतर में हमने कहा, और कंडीशन क्या थी सीरीज में? एक्सएल बराबर एक्सी, एक्सएल बराबर एक्सी, ये थी हमारी कंडीशन। एक्सएल बराबर एक्सी थी कंडीशन। ठीक है सर। फिर बच्चों हमने देखा फिर हमने छोटा सा एक पॉइंट पढ़ा कि भाई सीरीज में VL बराबर VC होता है। सर याद हो गया कि नहीं ये सारे के सारे पॉइंट? फिर हमने पैरेलल रेजोनेंस पढ़ा। पैरेलल रेजोनेंस में XL बराबर XC ही होता है। हर हर महादेव। IL का मान IC के बराबर होता था, IL का मान IC के बराबर होता था। इकाई शक्ति गुणांक होता था, इकाई शक्ति गुणांक होता था। अनुनाद की आवृत्ति ओमेगा नॉट बराबर 1/√LC ही हुआ करती थी। एफ नॉट का मान 1/2π√LC ही होता था। बताओ बात है कि नहीं? इंपिडेंस का मान समांतर अनुनाद में इंपिडेंस का मान अधिकतम होता था, धारा न्यूनतम हुआ करती थी। ठीक है, ये सीरीज और पैरेलल सिखाया था तुम्हें। कल मैंने आप लोगों को कुछ और चीजें भी सिखाई बच्चों। 3 फेज सिस्टम में याद करो, 3 फेज सिस्टम में फेज सीक्वेंस लिखना सिखाया था। फेज सीक्वेंस का मतलब होता है जिस सीक्वेंस में फेज अपने अधिकतम मान को प्राप्त करे, वो फेज सीक्वेंस था। मैंने कहा देखो जब भी कभी कोई डिस्टरबेंस होगी, अनबैलेंस होगा, तो निगेटिव या जीरो देखने को मिलेंगे। हमने बैलेंस में कहा कि न्यूट्रल में शून्य धारा जाएगी। बैलेंस में 3 फेज बैलेंस में न्यूट्रल में शून्य धारा जाएगी। 3 फेज बैलेंस में न्यूट्रल में शून्य धारा जाएगी। प्रत्येक फेज में धारा व वोल्टेज का मान बराबर होगा। प्रत्येक फेज में धारा व वोल्टेज का मान बराबर होता है। हर एक फेज एक दूसरे से 120 डिग्री पर होता है, 120 डिग्री पर होता है, 120 डिग्री पर होता है। ठीक है, हर एक फेज में प्रतिबाधा व फेज कोण बराबर पाया जाता है। प्रतिबाधा व फेज कोण बराबर पाया जाता है। स्टार में हमने कहा लाइन धारा बराबर फेज धारा, लाइन धारा बराबर फेज धारा, लाइन वोल्टेज बराबर में √3 फेज वोल्टेज। स्टार में लाइन धारा बराबर फेज धारा। बताओ था कि नहीं? लाइन वोल्टेज बराबर √3 फेज वोल्टेज। अगर डेल्टा की बात करें बच्चों, तो डेल्टा में हमने कहा VL बराबर VC, सॉरी VL बराबर में VP, VL बराबर में यानी फेज वोल्टेज बराबर में लाइन वोल्टेज था, और धारा में लाइन धारा बराबर √3 इंटू फेज धारा थी। बच्चों हमने 3 फेज पावर के सूत्र सीखे हैं। ठीक है सर। एक्टिव पावर का सूत्र हमने पढ़ा √3 VL/IL cos phi, √3 VL/IL cos phi, √3 VL/IL cos phi। इकाई क्या? मात्रक क्या? वॉट। फिर हमने कहा कि अगर तुम फेज में नहीं पढ़ोगे, मतलब लाइन में नहीं लिखोगे, फेज में लिख लो, तो 3 VP/IP cos phi। इसी प्रकार अपरेंट पावर जिसे आप आभासी शक्ति बोलते थे, क्या लिखवाया था? √3 VL/IL, √3 VL/IL, जिसका मात्रक वोल्ट एम्पियर हुआ करता था, या 3 VP/IP, 3 VP/IP सिखाया था। बेटा रिएक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर क्या सिखाया था? √3 VL/IL sin phi, √3 VL/IL sin phi, या 3 VP/IP sin phi, जिसका मात्रक हुआ करता था वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव। मैंने आपको प्रतिरोध भी पढ़ाया। मैंने बच्चों कहा प्रतिरोध के केस में जिस दिशा में वोल्टेज होगी उसी दिशा में आपको करंट बनाना है। जिस दिशा में वोल्टेज होती है उसी दिशा में करंट बनाना है। प्रतिरोध में इकाई शक्ति गुणांक होता है, प्रतिरोध में इकाई शक्ति गुणांक होता है, और प्रतिरोध में केवल प्रतिरोध में पावर लॉस होता है। प्रतिरोध में केवल पावर लॉस होता है।
इंडक्टर जिसमें हमने पढ़ा प्रेरक, तो प्रेरक पढ़ा ना, इंडक्टर। हमने कहा बच्चों एक्सएल का मान, एक्सएल बराबर 2πfl होता है, एक्सएल बराबर 2πfl होता है। नोट कर लेना, मतलब दिमाग में बत्ती जला लो, एक्सएल बराबर 2πfl होता है। ठीक है सर, याद हो गया। हमने इंडक्टर में कहा किसी प्रकार का कोई भी पावर कंज्यूम नहीं होता, पावर कंज्यूम नहीं होता, पावर कंज्यूम नहीं होता। फेज एंगल हमने कहा फाई बराबर 90 डिग्री, फेज एंगल फाई बराबर 90 डिग्री। वोल्टेज से करंट 90 डिग्री लैग करता है, वोल्टेज से करंट 90 डिग्री लैग करता है, वोल्टेज से करंट 90 डिग्री लैग करता है। याद होना चाहिए। शून्य शक्ति गुणांक, शून्य शक्ति गुणांक होता है और लैगिंग पश्चगामी। कैपेसिटर में हमने पढ़ा कि कैपेसिटर में धारा आगे होती है 90 डिग्री, धारा 90 डिग्री कैपेसिटर में आगे होती है। यहां पर लीडिंग पावर फैक्टर लिखा जाता है, XC बराबर 1/2 ओमेगा 2πfc या 1/ओमेगा-c लिखा करते थे। मैंने ये भी पढ़ा है कल, इंडक्टर में मैग्नेटिक फील्ड में ऊर्जा स्टोर होती है, जिसमें मैंने 1/2 Li² सिखाया है, 1/2 Li² सिखाया है, 1/2 Li² पढ़ाया है। कैपेसिटर में भी बताया, मैग्नेटिक फील्ड नहीं इलेक्ट्रिकल फील्ड में ऊर्जा स्टोर होती है, 1/2 CV² सिखाया है। कैपेसिटर C बराबर एप्सिलॉन A बटे D बताया है। कैपेसिटर कभी भी प्लेटों की मोटाई पर निर्भर नहीं करता, किस पर करता है? क्षेत्रफल और बीच की दूरी पर निर्भर करता है। कैपेसिटर प्लेटों के कभी भी मोटाई पर निर्भर नहीं करता। ये चीजें सिखाई हैं आप लोगों को भैया मैंने कल, और उम्मीद कर रहा हूं कि आपको इतनी चीजें याद होंगी। आज का जो मेरा चैप्टर है या पूरा विषय है ये एक, ये है हमारा मापन यंत्र जी। ये है भाई मापन यंत्र। देखो बच्चों, मापन यंत्र में क्या क्या है मसाला। मापन यंत्र में, मापन यंत्र में आज मैं पहले लिख के लाया ये, नहीं तो मेरा समय खराब हो रहा था। यहां बोर्ड पर सिर्फ मैं हिंदी में लिखूंगा, अंग्रेजी में पहले से लिख दिया मैंने, क्योंकि भाई समय इंपॉर्टेंट है। तो रात को बैठा अपना भिड़ाई तुम्हारे लिए कुछ जुगाड़। टाइप ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, सबसे पहले तो जो आप लोगों को सिखा रहा हूं भाई बच्चों, ये सारे के सारे द्वितीयक यंत्र है, द्वितीयक यंत्र है जो आपको यहां पर पढ़ाने हैं जी, जिसमें है जिन्हें कहते हैं सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट, जिन्हें कहते हैं सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट। देखो भाई बच्चों, सबसे पहले होता है इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट जी, इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट। इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट का मतलब होता है सांकेतिक यंत्र जी। क्या कहते हो? सांकेतिक यंत्र, सांकेतिक यंत्र हो गया जी इंडिकेटिंग। इंडिकेटिंग तो ये इसका मतलब ये होता है कि यह मापे जाने वाली इकाई के मान को पॉइंटर की सहायता से स्केल पर दिखा देता है। बच्चों उदाहरण देख लो, वोल्ट मीटर, एमीटर, वॉट मीटर, ये सब उदाहरण है, ये सब सांकेतिक है। वोल्ट मीटर, एमीटर, वॉट मीटर, पावर फैक्टर मीटर, ये सब हमारे जितने भी है चुन्ने मुन्ने, ये सब हमारे सांकेतिक यंत्र ही होते हैं जो सीधे मान स्केल पर दिखा देते हैं। हमेशा याद रखिए, जो बच्चों पॉइंटर होता है, जो बच्चों ये पॉइंटर होता है, जो सुई होती है, ये बना होता है एल्यूमिनियम का। हमेशा याद रखोगे एल्यूमिनियम का, क्योंकि ये एल्यूमिनियम होता है हल्का। पॉइंटर सदैव एल्यूमिनियम का बना होता है, पॉइंटर सदैव एल्यूमिनियम का बना होता है। क्या उदाहरण हो गए? इंडिकेट कर दे, जो सीधे जो भी रीडिंग है उसको संकेत
70 80 90 बस। तो वोल्ट मीटर, एमीटर, वॉट मीटर, पावर फैक्टर मीटर, ये सब हमारे पास में क्या है, इंटीग्रेट करने वाले हैं रिकॉर्डिंग यंत्र। इन्हें कहते हैं हम रिकॉर्डिंग यंत्र जी। यानी कि रिकॉर्डिंग, इनके पास में भैया व्यवस्था है डाटा को भविष्य के लिए बनाकर रखना। तो देखो रिकॉर्डिंग यंत्र में सिर्फ आपको देखना होता है उदाहरण, और उदाहरण क्या होता है, फ्रीक्वेंसी वेरिएशन इन पावर स्टेशन। रिकॉर्डिंग यंत्र में आता है आवृत्ति परिवर्तन, पावर स्टेशन में पावर स्टेशन में आवृत्ति वेरिएशन को रिकॉर्ड करना, को ग्राफ के रूप में रिकॉर्ड करना, ग्राफ के रूप में रिकॉर्ड करना, ग्राफ के रूप में रिकॉर्ड करना। ठीक है सर। पावर स्टेशन में आवृत्ति को रिकॉर्ड के रूप में प्राप्त करना, बस इसमें ग्राफ बनता चला जाता है, ग्राफ बनता चला जाता है और कुछ ना। मेरे प्यारे बच्चों, इंटीग्रेटिंग यंत्र ये पेपर में आएगा, मतलब आएगा। इंडिकेट करे तो आने की संभावना है, लेकिन इंटीग्रेटिंग अगर पूछेगा तो रियल में आने की संभावना है। ये ऐसे यंत्र होते हैं जो लगातार मान को जोड़ते चले जाते हैं। जैसे हमारे घरों में ना एनर्जी मीटर लग रहा है बच्चों, हमारे घरों में एनर्जी मीटर, ये इंस्ट्रूमेंट, ये यंत्र लगातार मान को जोड़ते चलते हैं। देखो हमारे घरों में लाइट आ रही है अभी, और लाइट चली जाए तो फिर जितनी रीडिंग है वो जीरो थोड़ा ही होगी, वो आगे नापता रहेगा। उदाहरण है ऊर्जा मीटर, एनर्जी मीटर, ऊर्जा मीटर, ये उदाहरण हो गया। प्यारे बच्चों, ये उदाहरण है ऊर्जा मीटर जी, उदाहरण है ऊर्जा मीटर। अब मैं कुछ सवाल पूछता हूं पहले आपसे, फिर मुझे जवाब देना बच्चों। पहला प्रश्न है मेरा कि बच्चों बताओ वोल्ट मीटर किस प्रकार का यंत्र होता है। बताओ भाई और बहनों, वोल्ट मीटर किस प्रकार का यंत्र होता है। वोल्ट मीटर किस प्रकार का यंत्र होता है, सीधा सवाल आएगा, उत्तर बताओ। इंडिकेट कर दे, संकेत कर दे। वाह मेरे शेरों, बहुत बढ़िया। मैंने कहा निम्न में से, या फिर मैंने कहा कि भाई एनर्जी मीटर किस प्रकार का यंत्र है। एनर्जी मीटर किस प्रकार का यंत्र है, बताओ। एनर्जी मीटर किस प्रकार का यंत्र है, बोलो। एनर्जी मीटर किस प्रकार का यंत्र है, बोलो। इंटीग्रेटिंग, बहुत बढ़िया भाई, वाह, मजा आ गया। इंटीग्रेटिंग इतना याद है। अगर मैं कहूं पावर स्टेशन पर आवृत्ति वेरिएशन को नोट करने के लिए किस प्रकार के यंत्र होते हैं तो बता दो, किस प्रकार के यंत्र होते हैं तो बता दो जल्दी से। इसको बोलते हैं हिंदी में एकीकृत यंत्र बोलते हैं इसे हिंदी में भाई। तो आप कहेंगे रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट हो जाएगा। देखो चलो बहुत बढ़िया, अब आगे चलते हैं। देखो ये तो हो गए यंत्र तंत्र की कहानी खत्म। अब भाइयों, जो हम मापक यंत्र बनाते हैं इनमें है कुछ आघूर्ण। मापन यंत्र में आघूर्ण, अच्छा सर, मापन यंत्र में मुख्य 3 आघूर्ण होते हैं। कौन कौन से? डिफ्लेक्टिंग,
पहला हो गया, मैं लिखता रहूंगा, अगर तुम्हें कोई दिक्कत है ना ऐसे हिंदी चाहिए तो हो जाती सब व्यवस्था। देखो इसको बोलते हैं हम विचलन आघूर्ण जी, इसको बोलते हैं विचलन आघूर्ण। पहला हो गया जी विचलन आघूर्ण। अच्छा जी, फिर दूसरा हो गया कंट्रोलिंग। तो ये तो वही है, कंट्रोलिंग का मतलब और कुछ नहीं है। कंट्रोलिंग आघूर्ण ही लिख रहा है। ये हो गया चचा कंट्रोलिंग आघूर्ण। बेटा यहां से भी प्रश्न फंसता है। चलो जी, इसको बोलते हैं अवमंदन आघूर्ण। अवमंदन आघूर्ण, इसको बोलते हैं अवमंदन आघूर्ण। चलो जी, अब देखो बच्चों, ये तीन बहुत खास है, मेरी बातों को ना सुनिएगा ध्यान से। डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, इसमें क्या लिखेंगे? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मेजर्ड क्वांटिटी। लो भैया देखो, इसे मैं टाइप करना भूल गया था इंग्लिश में। देखो देखो मेरे शेरों, यह मापे जाने वाली इकाई के सीधे समानुपाती होता है। यह मापे जाने वाली इकाई के सीधे समानुपाती होता है। अच्छा जी, जैसे तुम वोल्ट मीटर में वोल्टेज नापोगे तो वोल्टेज के, एमीटर में धारा को नापोगे तो एमीटर के। तो सिर्फ याद रखना है मापे जाने वाली इकाई के सीधे समानुपाती। यह विचलन आघूर्ण को संतुलित करता है, कंट्रोल करता है, संतुलित करता है। कंट्रोल द डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। अच्छा सर ठीक है भाई। बच्चों पहली चीज तो ये कि इसे जैसे मैंने कैपिटल डी से दिखाऊंगा, इसका मात्रक मेरे शेरों न्यूटन मीटर है, न्यूटन मीटर। और इसे मैं बना लेता हूं टीसी से, टीसी, इसका भी मात्रक वही न्यूटन मीटर है। तो भाई देखो, बैलेंस की स्थिति तब होगी जब टीसी बराबर टीडी होता है। टीसी बराबर क्या रखना होता है? टीडी रखना होता है। कंट्रोलिंग टॉर्क तीन प्रकार से करते हैं, दो बहुत फेमस है। एक होता है सिल्क थ्रेड, यानी कि रेशम के धागे से। लेकिन वर्तमान में ज्यादा कुछ कर नहीं रहे तो हमने कहा ठीक है, इसको पढ़ो ना पढ़ो कोई दिक्कत नहीं। एक करते हैं सिल्क के धागे से, दूसरा जी एक करते हैं ग्रेविटी, गुरुत्व कंट्रोल। क्या कहते हैं? ग्रेविटी कंट्रोल। ठीक है सर। और बच्चों ग्रेविटी कंट्रोल केवल ऊर्ध्वाधर यंत्र में ही करते हैं। क्या लिख लो इसके सामने, एक पॉइंट जोड़ लो बच्चों।
केवल ऊर्ध्वाधर यंत्र में करते हैं। ऊर्ध्वाधर का मतलब होता है वर्टिकल, केवल वर्टिकल में करते हैं। और जो बहुत फेमस है, एक है स्प्रिंग कंट्रोल। स्प्रिंग कंट्रोल। और भैया स्प्रिंग कंट्रोल में जो स्प्रिंग होता है, ये बना दो फॉस्फोर ब्रॉन्ज का, फॉस्फोर ब्रॉन्ज पदार्थ जी। और स्प्रिंग इसमें कंट्रोलिंग टॉर्क लिख दो, टीसी बराबर के थीटा। टीसी क्या है? टीसी क्या होता है यहां कंट्रोलिंग, और के का मान देख लो क्या के है यहां, स्प्रिंग कांस्टेंट है, ठीक है सर। और थीटा यहां पर मीटर में डिफ्लेक्शन यानी विचलन है, डिफ्लेक्शन कोण है। देखो ये बहुत ज्यादा नहीं पूछता कंट्रोलिंग टॉर्क, ये ठीक ठाक ही अपना, ये ज्यादातर बच्चों को जो एक बार सुन लेगा वो समझ भी आ जाता है। अगर महत्वपूर्ण कुछ है तो ये है बच्चों, ये है महत्वपूर्ण। एक बिंदु हमेशा याद रखना, देखो डैंपिंग टॉर्क करता क्या है, जैसे मीटर है ना ये ऐसे धीरे धीरे जा रहा है, तो देखो डैंपिंग टॉर्क क्या करता है, पॉइंटर रीच इन स्टडी स्टेट वेरी फास्ट रेट। इसका मतलब है कि जो पॉइंटर है, पॉइंटर तेजी से, पॉइंटर तेजी से अपने सही अवस्था में जाता है, पॉइंटर तेजी से अपनी सही अवस्था में जाता है, ठीक है सर लिख लिया। पॉइंटर तेजी से अपनी सही अवस्था में जाएगा, पहला बिंदु। दूसरा, ये जो पॉइंटर ऐसे हिलता डुलता है ना, इसमें जो कंपन है ना उनको समाप्त करेगा। पॉइंटर से या पॉइंटर में कंपन कम करेगा, रिड्यूस्ड ऑसिलेशन जी। अच्छा ठीक है जी मेरे प्यारे बच्चों, तीन प्रकार की होती है ये डैम्पिंग। नंबर एक, एडी करंट डैम्पिंग जो बहुत फेमस है, एडी करंट डैम्पिंग, जिसे बोलते हैं भंवर धारा अवमंदन, भंवर धारा अवमंदन, ठीक है सर। इसके सामने याद रखना एक ऑब्जेक्टिव, एडी करंट डैम्पिंग एक ऑब्जेक्टिव है, इसे कहा जाता है बेस्ट। और इसे अपनाया कहां कहा जाता है ये बताऊंगा, देखो अलग अलग इंस्ट्रूमेंट आएगा, लेकिन यहां भी याद रखो पीएमएमसी में अपनाते हैं, हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट में भी अपनाते हैं। ये बहुत फेमस है पीएमएमसी में भाई, अभी आएगा पीएमएमसी आगे। बी, हमारे पास होती है एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग, हमारे पास है मेरे बच्चों एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग, एयर हवा 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 हवा, एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग। इसको आप न्यूमैटिक डैम्पिंग भी कहते हो, हवा घर्षण अवमंदन, हवा घर्षण
अवमंदन। देखो बच्चों, ज्यादातर में यही यूज होगा, ज्यादातर में यही यूज होगा, मूविंग आयरन यही होगा। जो आप इलेक्ट्रोडायनमोमीटर पढ़ोगे, इलेक्ट्रोडायनमो मीटर पढ़ोगे, इसमें भी यही होगा, फैक्टर में भी यही होगा, पावर फैक्टर मीटर, ज्यादातर में यही खींचोगे। नेक्स्ट एक और रटवा दो तुम्हें भाई, एक होती है फ्लूइड फ्रिक्शन। फ्लूइड फ्रिक्शन बच्चों, फ्लूइड फ्रिक्शन, द्रव्य घर्षण, डैम्पिंग। केवल एक लिख लो इसके सामने, आना होगा तो यह आ जाता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक वोल्टमीटर में केवल इलेक्ट्रोस्टैटिक वोल्टमीटर में बस इस्तेमाल होती है, और कुछ नहीं आएगा ये भी। फटाफट से इसे एक बार मेरे कुछ सवालों के जवाब दे दो फटाफट से, ईमानदारी से। पहले तो पढ़ो बोर्ड पर जो जो चीजें लिखी है भाई। एडी करंट डैम्पिंग सबसे बेस्ट डैम्पिंग होती है। पीएमएमसी, हॉट वायर, अभी पढ़ाऊंगा एनर्जी मीटर, इन सब में इस्तेमाल एडी करंट डैम्पिंग ही होती है। एयर फ्रिक्शन का दूसरा नाम न्यूमैटिक होता है। मूविंग आयरन, इलेक्ट्रोडायनोमीटर, पावर फैक्टर मीटर और भी बहुत सब में एयर फ्रिक्शन का ही उपयोग होगा। फ्लूइड फ्रिक्शन जो होती है वो केवल इलेक्ट्रोस्टैटिक, बस वोल्ट मीटर में उपयोग में लाई जाएगी और किसी में उपयोग नहीं होती। ये बताओ पहले तो कि हमारे पास कौन कौन से आघूर्ण मीटर में उपस्थित है यहां, पहले तो ये बताओ। आघूर्ण बताओ बच्चों कौन कौन से हैं। विचलन, कंट्रोलिंग और अवमंदन। विचलन आघूर्ण, कंट्रोलिंग और अवमंदन आघूर्ण, ये हमारे पास में 3 प्रकार के आघूर्ण उपलब्ध है। हमारे पास ये बताओ 3 प्रकार के जो यंत्र अभी पढ़े वो कौन कौन से है। तो आप कहेंगे इंडिकेट जो करे, सांकेतिक जो रिकॉर्ड करे, और भाई इंटीग्रेटिंग जो रिकॉर्ड करे वो इंटीग्रेटिंग। ये लिखा रखे देखो बच्चों। अब तुम्हें 1-2 ऑब्जेक्टिव बता रहा हूं, जरा ध्यान से देखना। बहुत बढ़िया भाई। चलो जी बेटा, तुम लोगों की चैट मैं ऑन करता हूं तुम्हारे लिए है। कुछ नहीं समझ आ रहा है क्या करूं, तो बेटा इसमें लेक्चर 1, 2, 3 जो फोल्डर है ना उन्हें देखो, फिर इनको पढ़ो। अब तो फाइनल टाइम पे ये बहुत लिमिटेड चीजें बना के दे रहा हूं, ये रट लो। जो जो बिंदु दे रहा हूं ना भाई, ये तो रट्टा मार लो कि गुरुजी ने कहा एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग, हवा घर्षण अवमंदन मूविंग आयरन में इस्तेमाल होता है। तो भाई रट लो, बहुत लिमिटेड चीजें दे रहा हूं, पास हो जाओगे। चलो जी, पहला सवाल है मेरा, पहला सवाल है मापन यंत्र में, मापन यंत्र में निम्न में से कौन सा आघूर्ण नहीं है, कौन सा आघूर्ण नहीं है। बताओ भाई कौन सा आघूर्ण नहीं है। मापन यंत्र में निम्न में से कौन सा आघूर्ण नहीं है। उत्तर देखो भाई कौन कौन से हैं, उत्तर देखो, यानी कि कौन सा टॉर्क प्रेजेंट नहीं है। पहले वाला हमने कहा डिफ्लेक्टिंग, जिसे आप बोल रहे थे सांकेतिक, सांकेतिक आघूर्ण। बताओ बच्चों ये होता है क्या, बताओ ये होता है क्या।
बताओ बच्चों, मापन यंत्र में ये अगुण होता है क्या? होता है। हमने कहा ठीक है गुरुजी होता है। देखो भाई, जो कह रहे, जो समझने में दिक्कत है वो इसे रटो। दूसरा, क्योंकि यार इतने कम समय में तो मैं तुम्हें समझा भी नहीं पाऊंगा भाई। होता है लिखाया, क्योंकि ये मापन यंत्र में गुरुजी होता है। दूसरा देखो मेरे बच्चों, हमने कहा एकीकृत, सॉरी, हमने कहा कि अवमंदन, अवमंदन यानी कि डैम्पिंग, क्या मतलब हुआ? ठीक है गुरुजी, ये बताओ ये होता है क्या रे बच्चों? ये होता है क्या? होता है क्या? आप कहोगे यस सर गुरुजी ये भी होता है। फिर थर्ड वाला, फिर थर्ड देखो, डिफ्लेक्टिंग होता है, अवमंदन होता है। मैंने कहा कंट्रोलिंग, कंट्रोलिंग आघूर्ण। बताओ बच्चों क्या कहोगे? हां गुरुजी कंट्रोलिंग भी होता है। और मैंने नंबर 4 पे दे दिया ब्रेकिंग, नंबर 4 पे दे दिया मैंने ब्रेकिंग टॉर्क, नंबर 4 पर है ब्रेकिंग टॉर्क। तो बताओ भाई क्या ये सही है? कंट्रोलिंग होता है। अब जरा देखो क्या क्या पढ़ाया तुम्हें। तुम कहोगे देखो भाई रट लो बच्चों, अब ये मत बोलना कि सर ये तो यही सवाल फंस गया था। देखो डिफ्लेक्टिंग होता है सिखाया, कंट्रोलिंग होता है सिखाया, डैम्पिंग होता है सिखाया। तो भैया मैंने ब्रेकिंग नहीं पढ़ाया, तो ये पूछ रहा है कि कौन सा नहीं है, तो सही उत्तर कर देना देखो कि गुरुजी ब्रेकिंग नहीं होता, ब्रेकिंग नहीं होता। ठीक है, चलो नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है बेटा, नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है which of the following damping is best, यानी निम्न में से कौन सी डैम्पिंग बेस्ट है, बेस्ट है, सबसे अच्छी है। बताओ मेरे शेरों उत्तर क्या होगा? बताओ उत्तर क्या होगा? यस, बताओ क्या लिखवाया है निम्न में से? तो मैंने एक उत्तर दे दिया एयर फ्रिक्शन, मैंने एक उत्तर दे दिया बच्चों एयर फ्रिक्शन। दूसरा मैंने उत्तर दे दिया इसमें सॉरी फ्लूइड फ्रिक्शन, एक मैंने उत्तर दे दिया जी फ्लूइड फ्रिक्शन। और सी मैंने उत्तर दे दिया एडी करंट बच्चों, एडी करंट डैम्पिंग, एडी करंट डैम्पिंग। और डी मैंने कुछ भी लिख दिया, चलो कंट्रोलिंग लिख दिया, उठपटांग सा कुछ भी लिख दिया। बताओ बताओ सर्वोधिक या सर्वोच्च सबसे बेहतरीन डैम्पिंग कौन सी है? तो तुम कहोगे गुरुजी आप ही ने तो लिखवाया एडी करंट डैम्पिंग सबसे बेस्ट डैम्पिंग होती है, एडी करंट डैम्पिंग सबसे बेस्ट डैम्पिंग होती है, एडी करंट डैम्पिंग सबसे बेस्ट डैम्पिंग होती है। याद हो गया क्या? याद हो गया क्या? पीएमएमसी में होती है, हॉट वायर में होती है, एनर्जी मीटर में भी होती है। ठीक है, बहुत बढ़िया, ये अभी आएगा आगे भी। चलो बच्चों नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव ये है, नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव सुनना फिर बताना। एनर्जी मीटर, एनर्जी मीटर किस प्रकार का यंत्र है? एनर्जी मीटर किस प्रकार का यंत्र है? किस प्रकार का यंत्र है ना? एनर्जी मीटर विच टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट, ये लिख दो भाई, विच टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट, बता दो मेरे बच्चों, बता दो यार, कैसी बात कर रहे तुम, जल्दी से बोलो क्या लिखाया, क्या लिखाया? एकीकृत यानी कि इंटीग्रेटिंग, भाई बिल्कुल जबरदस्त। क्या लिखाया तुम्हें? एकीकृत यानी कि आप कहोगे गुरुजी ये है हमारा इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट, इंटीग्रेटिंग यंत्र की कैटेगरी में। बताओ आता है कि नहीं? एनर्जी मीटर, एनर्जी मीटर जो घरों में ऊर्जा को नापने के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं, ये क्या हो गया?
ये हो गया, देखो यहां इंटीग्रेटिंग, इतने को कर लोगे तुम, इतने कर लोगे। ये बताओ ये बताना है। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया मेरे बच्चों। सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट, सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट, सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट कितने प्रकार के होते हैं? बताओ भाई बच्चों, सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट पूछा। ऑप्शन ए मैंने फर्स्ट वाला दे दिया मेरे बच्चों, इंडिकेटिंग। इंडिकेटिंग का मतलब हो गया सांकेतिक। क्या दे दिया देखो, सांकेतिक यंत्र। बोलो फटाफट, होता है कि नहीं? बोलो फटाफट, होता है कि नहीं सांकेतिक? पहले बताओ सांकेतिक होता है कि नहीं, पहले इतना बताओ बस। हाँ जी। इंटीग्रेटिंग सांकेतिक होता है। वाह भाई वाह। दूसरे नंबर पे देख लो क्या होता है। हमने कहा रिकॉर्डिंग, हमने कहा रिकॉर्डिंग यंत्र। बताओ होता है कि नहीं, रिकॉर्डिंग यंत्र होता है? रिकॉर्डिंग है कि नहीं बताओ, रिकॉर्डिंग होता है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट देखो भाई बच्चों, बताओ इंटीग्रेटिंग होता है कि नहीं, इंटीग्रेटिंग होता है कि नहीं? इंटीग्रेटिंग यंत्र, एकीकृत यंत्र। भाई पहले लिखा दिया मैंने, हाँ बार बार लिखने में थोड़ा समय ज्यादा लगता है। और नंबर 4 पर, नंबर 4 पर दे दिया ऑल ऑफ द अबव, उपरोक्त सभी। नंबर 4 पे दे दिया उपरोक्त सभी, उपरोक्त सभी, उपरोक्त सभी। बताओ बच्चों, उपरोक्त सभी, जल्दी बताओ। ठीक है भाई, बस बस, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो मापन यंत्र, इंटीग्रेटिंग, ये। अब ये बता दो ईमानदारी से, ये तो करके आ जाओगे अगर ये सवाल आगे पेपर में, ये सवाल तो करके आ जाओगे अगर ये आगे पेपर में, तो ये सवाल तो करके आ जाओगे। ठीक है, चलो जी नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं भाई। नींद में भी कर लो, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, शाबाश। एक भाई तब से परेशान है कि सर इसे पढ़ के पास तो हो जाएंगे ना, इससे पास तो हो जाएंगे ना। बेटा एक बात बताओ, मैं वैसे बोलता नहीं हूं, ठीक है? जाके ईएडी, ईएडी ऑनलाइन क्लासेस पे जाके रमन सर की हिस्ट्री चेक करो, पहले मेरे बारे में जानो, उसके बाद कमेंट करना। ठीक है दोस्त? तो मेरे बस की बात बड़ी बड़ी फेंकना नहीं है ना, मेरी कोई वीडियो ऐसी देखोगे। मैं मस्त होके पढ़ाने में बिलीव करता हूँ। जेई के लिए भी ऐसा बैच ला दो तो भाई क्या ला दो, पावर बैच है ऑलरेडी, जाके एनरोल करो। चलो जी आगे बढ़ते हैं भाई। खुजली एक से एक है या पढ़ते हैं नहीं, खुजली एक से एक है। जो ये चल रहा है ना, ये जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, ये कम से कम बता रहा हूं इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक वाले बच्चों पे 6 नंबर का आएगा ये अकेला मापन यंत्र। और इलेक्ट्रिकल वालों पे भी, इलेक्ट्रीशियन वालों 5+ है ये मापन यंत्र, याद रखना दोस्त। चलो जी आगे चले भाई। हर हर महादेव। देखो बच्चों, हमारे पास है पीएमएमसी, परमानेंट, फुल फॉर्म है परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉयल जी। परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉयल, परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉयल जी। ये नॉर्मली देखो, सिर्फ एक बना के दिखाना है मुझे, ये होता क्या है। इसमें ये 2 परमानेंट मैग्नेट है दोस्त, और यहां बीच में मूवेबल, मूव करने वाली कॉयल रखी है। अच्छा, ये यहां स्प्रिंग से बांध रखी है,
ये लगा दिया यहां स्प्रिंग, नीचे और ऊपर से स्प्रिंग जी। जो टॉपिक चल रहा है पीएमएमसी, ऐसा नहीं होगा कि ये पेपर में ना आए। तो भैया आपसे निवेदन है, थोड़ा सा जरा तनिक क्षण भर के लिए हमारी ये बात सुन लो। बाकी तो सबका अपना भविष्य है, हम क्या चिंता कर सकते हैं भाई, हमारी तो ड्यूटी करेंगे हम पूरी। ये आई है, ये कॉइल की लंबाई L है और चौड़ाई है। तो देखो बच्चों, ये बनता है इस प्रकार का पीएमएमसी। इसे बोलते हैं स्थायी स्थायी चुंबक चलित कॉइल यंत्र, पीएमएमसी। पीएमएमसी में डिफ्लेक्टिंग टॉर्क जो आता है, जो डिफ्लेक्ट करता है इसको, ये लिखा रखा देखो, जो सबसे पहला ये विचलन आघूर्ण, इसका सूत्र लिखवा रहा हूं केवल। टी डी बराबर में एन बी ए आई। एन क्या है, कॉइल में टर्न है। बी क्या है, फ्लक्स घनत्व है। ए क्या है, कॉइल का क्षेत्रफल है। और आई इसमें धारा है। टी डी बराबर एन बी ए, बार बार लिखने के बजाय जे हमने एक स्थिरांक ले लिया, कांस्टेंट, और हमने कहा जी बराबर एन बी ए कर दिया। तो डिफ्लेक्टिंग आघूर्ण बराबर में जी और आई। डिफ्लेक्टिंग टॉर्क बराबर में लिखना है जी और आई। सीधी बात यह है कि जो इसमें विचलन आघूर्ण है डायरेक्टली धारा के समानुपाती, केवल ये लिखाना है। क्या लिखाना है जी, इसमें विचलन आघूर्ण धारा के समानुपाती होता है, समानुपाती होता है। इसमें विचलन आघूर्ण धारा के समानुपाती होता है। डिफ्लेक्टिंग टॉर्क डायरेक्टली proportional to current, directly proportional to current दी। डिफ्लेक्टिंग टॉर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, इसमें होता है डिफ्लेक्टिंग टॉर्क करंट से समानुपाती होता है, करंट के समानुपाती होता है। कंट्रोलिंग टॉर्क कहां से दोगे, स्प्रिंग से। कंट्रोलिंग टॉर्क स्प्रिंग से देते हैं। कंट्रोलिंग टॉर्क स्प्रिंग से देते हैं दोस्त, कंट्रोलिंग टॉर्क स्प्रिंग से देते हैं। पहली पॉइंट रट लो। पीएमएमसी में डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, पीएमएमसी में डिफ्लेक्टिंग टॉर्क धारा के समानुपाती है। कंट्रोलिंग टॉर्क स्प्रिंग से देते हैं, कंट्रोलिंग टॉर्क स्प्रिंग से देते हैं। आ जाओ जी, जो डायरेक्टली मसाला है, एक समान, जिसको बोलते हो यूनिफॉर्म, एक समान स्केल होती है, एक समान स्केल होती है। पहला बिंदु यह है जो डायरेक्टली फंसेगा पेपर में, एक समान स्केल होती है। दूसरा बहुत कम शक्ति खपत करता है, बहुत कम शक्ति खपत करता है, बहुत कम शक्ति की खपत करता है। कितना, देखो ये डाटा लिखा दिया, 25 से 200।
इसके बाद में याद रखना, हाई टॉर्क टू वेट रेशियो, हम कहते हैं कि उच्च आघूर्ण वजन अनुपात होता है, वजन अनुपात होता है। अच्छा जी, ये अलग अलग यानी कि कैसे यूज करते हो इसे वोल्ट मीटर व एमीटर के रूप में मुख्य रूप से इस्तेमाल करते हो आप, एमीटर के रूप में करते हो। इसमें उच्च विचलन आघूर्ण होता है, विचलन आघूर्ण होता है, विचलन आघूर्ण इसमें बढ़िया होता है, मजा आ जाएगा। संवेदनशीलता, उच्च संवेदनशीलता होती है, उच्च संवेदनशीलता होती है, उच्च संवेदनशीलता होती है। मूविंग आयरन से महंगा होता है, मूविंग आयरन से महंगा होता है, मूविंग आयरन से महंगा होता है। फिर केवल डीसी पे काम करता है, केवल डीसी पर कार्य करता है, केवल डीसी पर कार्य करता है। डैम्पिंग कौन सी थी इसमें, बता दूं, देखो, एडी करंट डैम्पिंग, एडी करंट डैम्पिंग इस्तेमाल होती है इसमें, एडी करंट डैम्पिंग। भंवर धाराएं अवमंदन, हिस्टैरिसीस हानि नहीं होती, हिस्टैरिसीस हानि नहीं होती है। अच्छा जी, ये एक बहुत अच्छा एक्यूरेट सटीक डीसी मीटर है, सटीक डीसी मीटर है, केवल डीसी पर काम करता है। देखो बच्चों, यह एक पॉइंट और जोड़ लो जो डायरेक्ट फंसता है इसमें पेपर में, यह औसत मान जिसे कहते हैं एवरेज वैल्यू, रीड करता है, एवरेज वैल्यू को 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 रीड करता है। जरा ये सारे के सारे बिंदु एक बार अपन के कहने से फटाफट पढ़ो, 1 मिनट में आया मैं। बताओ भाई बच्चों, जरा भाई बच्चों बताओ फटाफट से, ये बिंदु पढ़ लिया आपने, ये पॉइंट पढ़ लिए सब, ये एवरेज वैल्यू को पढ़ेगा, ये डीसी पर ही कार्य करेगा, ये एडी करंट डैम्पिंग इस्तेमाल होगी, इसकी संवेदनशीलता उच्च होती है, ये सारे बिंदु फटाफट पढ़ लो, वन लाइनर है, एक एक लाइन में। अब देखो भाई बच्चों, 2 बिंदु लिखाता हूं और इसमें, बहुत बढ़िया, चलो बढ़िया। देखो भाई,
सबसे पहला एमीटर की रेंज बढ़ाने के लिए समांतर में एमीटर की रेंज बढ़ाने के लिए समांतर में लो वैल्यू रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध कनेक्ट करते हैं या जोड़ते हैं। अच्छा देखो ट्रिक, लो वैल्यू रेजिस्टेंस जोड़ने से एमीटर की रेंज बढ़ जाएगी। सर कैसे बढ़ाओ? देखो, अब इसे कहते हैं संट। क्या नाम दे रखा है? संट। संट मतलब समांतर में लगाओगे, आर एम अपॉन में M-1। देखो आर एम क्या है? ये है जी मीटर रेजिस्टेंस। ये है मीटर का रेजिस्टेंस बच्चों, मीटर रेजिस्टेंस। ठीक है गुरुजी, पकड़ के बाद एम यहां पर है I/IM, मतलब आई वो है जो रेंज बढ़ानी है, IM क्या है? आई जो रेंज बढ़ानी है, और IM मीटर में मान, करंट का मान जी। तो भैया ये होता है RSH बराबर RM/M-1। अभी ऑब्जेक्टिव लूंगा न्यूमेरिकल इस पे। वोल्ट मीटर में क्या करते हो? इन वोल्ट मीटर एड हाई वैल्यू रेजिस्टेंस इन सीरीज, इन सीरीज। वोल्ट मीटर में रेंज, वोल्ट मीटर में रेंज बढ़ाने के लिए उच्च मान प्रतिरोध को श्रेणी में जोड़ते हैं, श्रेणी में जोड़ते हैं। अच्छा जी, ठीक है। तो देखो इसका फॉर्मूला होता है, जो श्रेणी में जोड़ोगे बच्चों, RSE बराबर में RM/M-1। यहां M क्या होता है? जो रेंज बढ़ानी है, V/VM। चलो जी, ये दो सूत्र लिखा है, देखो केवल दो सूत्र पढ़ लो। RSH बराबर RM/M-1। ठीक है सर, RSC बराबर RM/M-1। फिर से सुन लीजिए, क्या आप जवाब दे पाएंगे कि रेंज बढ़ाने के लिए, अगर मैं कहूं भाई बच्चों एमीटर की रेंज बढ़ानी है, तो आपका आंसर आना चाहिए कि पैरेलल में कम मान का प्रतिरोध जोड़ देंगे। मैं कहूं बच्चों वोल्ट मीटर की रेंज बढ़ानी है, तो आप कहेंगे कि सीरीज में ज्यादा वैल्यू का रेजिस्टेंस जोड़ देंगे। इतना छोटा सा कार्य कर लोगे तो एक छोटा सा न्यूमेरिकल प्रस्तुत कर देता हूं। एक छोटा सा न्यूमेरिकल, दो छोटे छोटे सवाल करता हूं आप लोगों से। एक एक लाइन में जरा सवाल कर लेते हैं भाई, प्लीज इन्हें स्किप मत करना। PMMC, चलो आंसर करने शुरू करो। PMMC कार्य करता है, इट मीन्स वर्क एट, ये बताओ वर्क एट, PMMC वर्क एट
एसी डीसी किस पे करेगा? फटाफट बोलो यार, एक एक लाइनर फटाफट बोलो। पीएमएमसी किस पे काम करता है? पीएमएमसी किस पे काम करता है, एसी या डीसी? यस, केवल डीसी पर, है ना। फिर है पीएमएमसी। पीएमएमसी में डैम्पिंग बोलो फटाफट से, डैम्पिंग बोलो। पीएमएमसी में डैम्पिंग कौन सी, पीएमएमसी में डैम्पिंग कौन सी यूज होती है? बोलो बच्चों, पीएमएमसी में डैम्पिंग कौन सी? हाई, हाई तो मैंने लिखा ही नहीं। मैंने कहा एडी करंट, बताओ याद है? एडी करंट डैम्पिंग। फिर पीएमएमसी, पीएमएमसी मेजर यानी कि मापता है। ये बताओ, ये आरएमएस मान मानता मापता है या औसत मान? बताओ, पीएमएमसी कौन से मान को मापता है? बताओ भाई बच्चों, बताओ जी, औसत मान को मापेगा, किसे नापेगा? एवरेज यानी कि औसत मान, औसत मान, औसत मान, एवरेज, एवरेज वैल्यू। ठीक है भाई। फिर ये बताओ, पीएमएमसी में, पीएमएमसी एमीटर रेंज बढ़ाने के लिए, बताओ क्या करोगे बच्चों? रेंज बढ़ाने के लिए बताओ। मैंने आरएमएस बताया ही नहीं भाई, आरएमएस तो मैंने लिखा ही नहीं। बताओ क्या करेंगे? अरे बताओ, रेंज बढ़, पीएमएमसी में एमीटर की रेंज बढ़ाने के लिए हम कहते हैं लो मान रेजिस्टेंस को समांतर में जोड़ते हैं। कहां जोड़ोगे? समांतर में जोड़ते हैं। बताओ हो जाएगा? शाबाश, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। फिर बच्चों बात आ गई पीएमएमसी में वोल्ट मीटर की रेंज। पीएमएमसी में वोल्ट मीटर रेंज कैसे बढ़ाओगे? बताओ भाई बच्चों, मेरे शेरों बताओ। बस हाई रेजिस्टेंस, हाई रेजिस्टेंस प्लस कर दो सीरीज में, ठीक है। उच्च मान, उच्च मान किस में जोड़ दोगे? श्रेणी में। भाई वाह, ये कर लोगे? बहुत बड़ी बात है अगर ये कर लोगे बच्चों, बहुत बड़ी बात है ये कर लोगे तो। बड़ी क्या बात है भाई, बेड़ा पार हो जाएगा। संडे तक ही देखना। क्या क्या परिवर्तन है। चलो बच्चों, इतना कर लिया। आइए भाई, जैसे आपको मीटर का प्रतिरोध 50 ओम दिया गया हो, ये मीटर
1 मिली एम्पियर को नाप देता हो तो आपको एमीटर के लिए शंट प्रतिरोध बताना है। यदि अब हमारी इच्छा 10 एम्पियर नापने की हो तो, या 1 एम्पियर, मिली से सीधे 1 एम्पियर नापने की इच्छा हो, रेंज बढ़ा दो, मतलब मिली में नाप रहे, अब आई का मान, तो देखो क्या करोगे कि गुरुजी आपने बताया है जो नापना चाहते हैं मतलब बढ़ाना वो ऊपर और जो मीटर का है वो नीचे रख दो। तो ये 1 है और नीचे रख रखा 1 मिली, मतलब 10 की घात -3 हो गया, तो ऊपर जाकर हो गया भैया 10 की घात 3, यानी 1000। RSH बराबर में सूत्र लिखा रखा बच्चों, RM बटे M-1, तो 50 बटे M का मान कितना, 1000, 1000 में से घटाओगे तो 999, तो 50 बटे 999, यानी इतने कम वैल्यू का प्रतिरोध अगर पैरेलल में लगा दोगे, 50 बटे 999 यानी 0.05 ओम का प्रतिरोध यदि समांतर में लगा दोगे तो बच्चों इसकी रेंज बढ़ जाएगी, इसकी रेंज बढ़ जाएगी। चलो माय डियर, आगे बढ़ते हैं जरा। नेक्स्ट जो हमारे पास यंत्र है वो हमारे पास है मूविंग आयरन, जिसे कहते हैं चल लोहो यंत्र जी, मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट भाई। तो देखो बच्चों, चीजें तो इसमें भी तुम्हें रटवानी पड़ेगी भाई। भैया ये अकेला ही कम से कम 5 चैप्टर के बराबर है जो मेजरमेंट आप पढ़ रहे हो, मापन यंत्र ये। मैं भी इसे कोशिश करूंगा आज ही निपटा के दम लूंगा। देखो बच्चों, ये 2 प्रकार का होता है। जो मूविंग आयरन हम लिख रहे हैं ये 2 प्रकार का होता है। एक होता है रिपल्शन टाइप, यानी कि प्रतिकर्षित, प्रतिकर्षित प्रकार या टाइप, और एक होता है अट्रैक्शन टाइप। अट्रैक्शन टाइप यानी कि आकर्षण टाइप। एक होता है रिपल्शन, 2 प्रकार का ये, एक होता है प्रतिकर्षित और एक होता है आकर्षित टाइप से। अच्छा जी, फिर बच्चों इसमें क्या लिखोगे कि जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क आता है वो धारा के स्क्वायर के समानुपाती आता है, बस ये जी। बेटा ये जितने पॉइंट लिखाए हैं ना ये सब पुराने वाले में ही करवा रखे हैं, और इनमें जितने ये पॉइंट है ना ये छोड़ मत देना, ये सारे ही डबल स्टार पॉइंट है। चलो जी, अब आ जाते हैं, यह एसी और डीसी दोनों पर कार्य करता है। यह एसी, एसी व डीसी दोनों पर कार्य करता है। ठीक है गुरुजी, करता है तो करने तो बेचारे को। यह एसी डीसी दोनों पर काम करता है। आरएमएस मान पढ़ता है, रीड करता है, आरएमएस मान मापता है जी, आरएमएस मान को माप देता है। अच्छा, इसको हटाओ, तुम्हारे लायक नहीं है ये बिंदु।
फिर देखो जी, एक्यूरेट अच्छे, यानी कि सटीक, सटीक एसी वोल्ट मीटर व एमीटर बनते हैं। क्या लिखते हैं कि इनसे सटीक आईएसी एमीटर वोल्ट मीटर बनते हैं। एक्यूरेट होती है इनका मान, सटीक होता है, अच्छी रीडिंग होती है भाई। इंपॉर्टेंट है नॉन यूनिफॉर्म, असमान स्केल, नॉन यूनिफॉर्म स्केल, उच्च पावर लॉस, उच्च शक्ति व्यय, मोर हिस्ट्रेसिस और आवृत्ति, क्या लिखोगे, ज्यादा हिस्ट्रेसिस, आवृत्ति त्रुटि होती है। ठीक है जी, होती है तो सस्ता होता है ये पीएमएमसी से, सस्ता होता है ये पीएमएमसी से भी, लिख दिया मैंने। फिर इसके बाद है मजबूत, और ये कुछ और नहीं, देखो ये यही है कि डिफ्लेक्टिंग टॉर्क सांग, ये देखो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर। बच्चों ये सारे पॉइंट पढ़ो फटाफट से, क्या क्या पॉइंट है देखो। सीधे सीधा प्रश्न है, मूविंग आयरन, ये बताओ कितने प्रकार का है, रिपल्शन और आकर्षण। डिफ्लेक्टिंग टॉर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर। एसीडीसी दोनों पर काम करता है, एसीडीसी दोनों पर काम करता है। आरएमएस मान मापता है, मान सटीक होता है, स्केल नॉन यूनिफॉर्म, उच्च शक्ति वह है। ठीक है जी, पीएमएमसी से सस्ता होता है, मजबूत बना होता है ये। पढ़ो फटाफट से इन्हें। चलिए बच्चों, नेक्स्ट आगे चलते हैं। एक होता है हमारे पास इलेक्ट्रोडायनमोमीटर, इलेक्ट्रोडायनमोमीटर यंत्र जी। बच्चों देखो, ये इस्तेमाल होता है वोल्ट मीटर के रूप में, एमीटर के रूप में, पेज कट करना था, एक मिनट यार, इस पे नहीं था। हाँ इस पे ही था ये। देखो जी, ये यूज होता है वोल्ट मीटर के रूप में, एमीटर के रूप में, वॉट मीटर के रूप में, पावर फैक्टर मीटर के रूप में। शक्ति
कारक मीटर के रूप में। तो यानी वोल्ट मीटर, एमीटर, ये है वॉट मीटर, पावर फैक्टर मीटर। वोल्ट मीटर वोल्टेज को नापता है, एमीटर धारा को, और वॉट मीटर शक्ति को नापता है। लेकिन ये जो सबसे ज्यादा फेमस हुआ है, ये हुआ है फेमस, काफी जो प्रसिद्ध हुआ है, मुख्य रूप से, जो मुख्य रूप से फेमस हुआ है ये है। अब देखो जी, शुरू करते हैं इसका प्रोग्राम। नंबर 1, इसमें कहानी है, देखिए, करंट कॉइल, जी, धारा कॉइल, इससे संबंधित बिंदु लिख रहा हूं, फंसते हैं पेपर में। इसमें एक होती है करंट कॉइल और एक होती है पोटेंशियल कॉइल। इनसे रिलेट करने में फंसते हैं सवाल, बढ़िया, एकदम फर्स्ट क्लास। आजकल मेहनत बहुत ज्यादा हो रही है, तो जैसे लगातार क्लास रहती है ना भाई, तो हाथों पे सूजन आ जाती है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि भाई टीचिंग आसान है। टीचिंग, हाँ, मुझे आसान इसलिए लगती है क्योंकि मैं एंजॉय करता हूँ भाई, मजा आता है मुझे पढ़ाने में। और फिर जब पढ़ाता हूँ तो ना मुझे ये फर्क पड़ता है कि देखो ये कोर्स इतने का था, उतने का था। फिर तो जितनी चीजें होती है वो पूरी डिलीवर्ड की जाती है भाई, बढ़िया से। क्योंकि मुझे 15 तक तुम्हारा निपटाना है भाई, और 20 तक मुझे जेई वालों का पावर बैच खत्म करना है। फिर मैं ब्रेक लूंगा 5-7 दिन का। देखो, करंट कॉइल है, नालायक को सुबह 5 बजे से पढ़ा रहा होता हूं मैं, रात के 11 बजे तक। फोन कर दो जरा। हेलो, शिवम, वो चलो बच्चों आ जाओ। बेटा ना, इससे रिलेटेड कुछ चीजें हैं यार, इन्हें कर लो। देखो, सबसे पहला पॉइंट है कि इसको ना फिक्स्ड कॉइल का नाम दिया जाता है, फिक्स्ड कॉइल का दर्जा दिया जाता है। मतलब ये स्थाई है, स्थाई कॉइल है जी, ये कुंडली कहते हैं इसको, ना, ये फिक्स्ड है बेटा। इसे बनाया जाता है लेस्टर्न, सॉरी, लेस्टर्न ऑफ थिक वायर, थिक वायर। मतलब कि इसका मतलब हो जाता है मेरे शेरों, मोटे तार के कम तार से बनाते हैं। फिर लेस रेजिस्टेंस, का रेजिस्टेंस कम होता है, लेस
रेजिस्टेंस, कम कम प्रतिरोध होता है बेटा इसमें, लेस रेजिस्टेंस कम प्रतिरोध, और इसे कनेक्टेड इन सीरीज, श्रेणी में जोड़ते हैं, श्रेणी में जोड़ते हैं लोड के साथ। हाँ, एक तो बच्चों ये 4 बिंदु करंट कॉइल के याद रखो। सबसे ज्यादा बताऊं कौन सा आता है, सबसे ज्यादा जो फंसता है एक तो ये है, फिर लेस टर्न ऑफ थिक वायर, दूसरा ये है भाई, ये बहुत फंसते हैं भाई। आओ मेरे शेरो, एक इसमें होते हैं यार जिसे हम कहते हैं पोटेंशियल कॉइल। अच्छा, कई जगह ना कंफ्यूज मत होना इस पोटेंशियल कॉइल को ही बेटा, कई जगह प्रेशर कॉइल के नाम से जानते हैं, ठीक है? तो बहुत जगह लिख देते हैं पोटेंशियल कॉइल, प्रेशर कॉइल, विभव कुंडली, तो टेंशन मत लेना इसमें। ये है, इसे कहते हैं हम मूविंग कॉइल। क्या जी? मूविंग कॉइल, चलित चलित कुंडली। तो जब चलित कुंडली है तो पॉइंटर इससे जोड़ोगे, ठीक है? फिर आप इसे बनाते हो मोर टर्न ऑफ थिन वायर, थिन वायर यानी कि पतले तार के ज्यादा, पतले तार के ज्यादा टर्न से बनती है। फिर हम कहते हैं लेस रेजिस्टेंस, उच्च हाई रेजिस्टेंस होता है, ये तो उतना ज्यादा नहीं पूछता, हाई रेजिस्टेंस और कनेक्टेड इन पैरेलल। समांतर में जुड़ी होती है मेरे शेरों, समांतर में जुड़ी रहती है। चलो भाइयों, फटाफट से बताओ, ये पढ़ो जरा एक बार, पढ़ो बच्चों। बेटा करंट कॉइल, पोटेंशियल कॉइल के ये जो ऊपर के 2-2 पॉइंट है ना यार, प्लीज ये दिमाग में छाप लो यार, ये बहुत पूछता है। पढ़ लिया भाई बच्चों ये? पढ़ लिया? बेटा मीटर है, और क्या होता है? इलेक्ट्रोडायनोमीटर मीटर होता है यार। अरे इसके 2 टाइप है, इसके 2 प्रकार थे, अट्रैक्शन और रिपल्शन, और कुछ नहीं थे ये इसके 2 प्रकार थे। रिपल्शन होते हैं या अट्रैक्शन टाइप, ये 2 नाम है इसके, 2 प्रकार है। अब जैसे मेरा ऑब्जेक्टिव सुनो, ऑब्जेक्टिव क्या आएगा, ये पूछता है इलेक्ट्रोडायनोमीटर में, ये नॉर्मली वॉटमीटर की भी कहानी यही है, पूछता है करंट कॉइल किस प्रकार से बनाते हो, तो आप कहना कि मोटे तार के कम टर्न से बनाएंगे, मोटे तार के कम टर्न से बनाते हैं, मोटे तार के कम टर्न से बनाते हैं, इसे हम फिक्स्ड कॉइल कहते हैं। फिक्स्ड कॉइल कौन सी है? करंट कॉइल है। फिक्स्ड कौन सी है? करंट कॉइल है। इसे हम मोटे तार के कम टर्न से चक्कर से बनाएंगे। बेटा ये हमारे पास इलेक्ट्रिकल में वोल्ट मीटर, एमीटर, वॉट मीटर, जैसे हमें पावर नापनी है,
हमें वोल्टेज नापनी है, हमें धारा नापनी है, तो इसके लिए ही तो ये मीटर बना रहे हैं हम। बताओ जी। अच्छा, मतलब ऑब्जेक्टिव मैं ही दूं, किताब भी मैं ही दूं, कर भी मैं ही लूं, पढ़ा भी मैं ही लूं, पेपर भी मैं ही दे दूं, डायरेक्ट तनख्वाह ना भिजवा दूं तुम्हारे खाते में। कमाल है यार भाई। अरे भाई, मार्केट में इतनी सारी किताबें, कोई भी किताब ले लो और लग जाओ प्रैक्टिस पे, और क्या है। पोटेंशियल कॉइल देखो, किस प्रकार की कॉइल है, पूछता है। चलित कुंडली किस प्रकार की है, चलित कुंडली कैसे बनेगी, पतले तार के ज्यादा टर्न से बनती है, पतले तार के ज्यादा टर्न से बनती है, पतले तार के ज्यादा टर्न से बनती है। ठीक है जी, पतले तार के ज्यादा टर्न से बनती है, पतले तार के ज्यादा टर्न से बनती है। फिक्स्ड कॉइल को करंट कॉइल, बिल्कुल सही बात, फिक्स्ड कॉइल को करंट कॉइल। मूविंग कॉइल मतलब पोटेंशियल कॉइल, प्रेशर कॉइल, विभव कॉइल, विभव कुंडली। चलिए जी, अब देखो भाई, इसके कुछ खास चीजें हैं। पहला बिंदु, पहला पॉइंट ये है कि जो ये यंत्र होते हैं, पहले इसमें कुछ चीजें तुम्हारे लायक नहीं थी, वो हटा दूं जरा। चलो देखो भाई, इसके कुछ बिंदु है। ये इसमें हिस्ट्रेसिस और एडी करंट लॉस नहीं होता। हिस्ट्रेसिस व भंवर धारा हानि नहीं होती है। इसमें हिस्ट्रेसिस भंवर धारा हानि नहीं होती। एसी व डीसी दोनों पर कार्य करता है, कार्य करता है बच्चों, एसी डीसी दोनों पे काम करेगा। इलेक्ट्रोडायनमोमीटर आरएमएस मान को मापता है, आरएमएस मान को मापता है। ज्यादा फ्रीक्वेंसी त्रुटि होती है, ज्यादा आवृत्ति त्रुटि होती है, ज्यादा तापमान त्रुटि होती है, ज्यादा तापमान त्रुटि होती है, ज्यादा तापमान त्रुटि होती है। उच्च घर्षण लॉस होता है, उच्च घर्षण हानि, उच्च घर्षण हानि होती है। उच्च कीमत होती है, उच्च कीमत होती है। ऑपरेटिंग आघूर्ण कम होता है, आघूर्ण कम होता है जी, आघूर्ण कम होता है। और देखो, असमान, असमान, असमान स्केल
होती है, नॉन यूनिफॉर्म स्केल होती है। फटाफट पढ़ो इन्हें, फटाफट से पढ़ लो। चलो जी, एक और होता है भाई हमारे पास, एक और क्या, कई होते हैं। एक होता है भाई हमारे पास में ये हॉट वायर यंत्र। हॉट वायर यंत्र भी ये छोटे छोटे चीजें हैं, देखो बताता हूं। हॉट वायर यंत्र यानी गर्म तार यंत्र। देखो बच्चों, हॉट वायर यंत्र में जो तार इस्तेमाल करोगे, जो तार होगा वो होना चाहिए प्लैटिनम इरिडियम का तार। प्लैटिनम इरिडियम तार। बताओ, याद करो जी, हॉट वायर में कौन सा तार? तो याद करो, हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट में प्लैटिनम इरिडियम का तार, प्लैटिनम इरिडियम का तार इस्तेमाल करोगे। हॉट वायर यंत्र काफी फेमस यंत्र है ये भी, क्योंकि पेपर में इसमें कुछ चीजें फंसती है। हॉट वायर यंत्र, हॉट वायर यंत्र जी, क्या प्लैटिनम इरिडियम का तार का उपयोग करोगे? प्लैटिनम इरिडियम के तार का उपयोग करोगे। प्लैटिनम इरिडियम के तार का उपयोग करोगे। चलो जी, हॉट वायर यंत्र में प्लैटिनम इरिडियम तार का उपयोग करते हो। पहला बिंदु इसमें जो लिख दो भाई, यह तापन सिद्धांत पर कार्य करता है। सिद्धांत पर कार्य करता है, तापन सिद्धांत पर कार्य करता है। दूसरा, अब ताप आपने देखा होगा, जो उष्मा होती है वो धारा के स्क्वायर के समानुपाती होती है, तो आप कहते हैं स्क्वायर्ड स्केल, वर्ग स्केल होती है इसकी। फिर देखो जी, इसमें एडी करंट डैंपिंग, भंवर धारा अवमंदन, भंवर धारा अवमंदन का प्रयोग करते हैं, प्रयोग करते हैं, भंवर धारा अवमंदन का प्रयोग करते हैं। आरएमएस मान, आरएमएस मान देता है या पढ़ता है? आरएमएस मान देता है साहब, ये स्लो होता है जी, काफी धीमा होता है, काफी धीमा होता है मेरे बच्चों। ये बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा शक्ति व्यय होती है, शक्ति व्यय होती है, बहुत ज्यादा शक्ति व्यय होती है। यह तापन के सिद्धांत पर काम करता है, मतलब तापमान। इसका स्केल स्क्वायर्ड होता है, देखो ऐसे स्क्वायर, वर्ग। भंवर धारा अवमंदन आरएमएस मान को देगा, काफी धीमा होता है, शक्ति वह ज्यादा। प्लैटिनम इरिडियम वायर उपयोग करोगे, प्लैटिनम इरिडियम वायर इस्तेमाल करोगे, प्लैटिनम इरिडियम वायर इस्तेमाल करोगे, प्लैटिनम इरिडियम वायर इस्तेमाल करते हो। देखो बच्चों, हमारे पास है थर्मोकपल। क्या कहा जी? थर्मोकपल,
यंत्र कहा हमारे पास थर्मोकपल। इसमें बस दो चीजें लिखवाऊंगा आपको। थर्मोकपल कहां, देखो थर्मोकपल यंत्र जो होता है, इट वर्क एट द प्रिंसिपल ऑफ सीबैक इफेक्ट। क्या कहा? सीबैक इफेक्ट सिद्धांत पर काम करता है यह सीबैक प्रभाव पर कार्य करता है। इनमें दो दो तीन तीन लाइनें हैं बस भाई। अब यह सीबैक इफेक्ट पर काम करता है मेरे बच्चों। ये जो नापता है, इसकी पहचान बनी है, याद रखना, थर्मोकपल। इसकी पहचान बनी है कि बहुत ही उच्च आवृत्ति पर काम करता है। वर्क एट वेरी हाई फ्रीक्वेंसी, वेरी हाई फ्रीक्वेंसी 50 मेगा हर्ट्ज पे यह बहुत उच्च, यह बहुत उच्च आवृत्ति पर कार्य करता है, जैसे 50 मेगा हर्ट्ज। ओ तेरा, हाँ जी दोस्त, मुख्य रूप से एमीटर के रूप में इस्तेमाल होता है। मुख्य रूप से एमीटर के रूप में यूज होता है बेटा। मुख्य रूप से एमीटर के रूप में इस्तेमाल होता है। मुख्य रूप से एमीटर के रूप में इस्तेमाल होता है। मुख्य रूप से एमीटर के रूप में इस्तेमाल होता है। चलो देखो, इसी के नीचे लिखवाता हूं भाई बच्चों। एक और छोटा सा यंत्र होता है जिससे आप कहते हो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंस्ट्रूमेंट, जिससे आप बोलते हो भाई, इसे हिंदी में भी थर्मोकपल ही बोलते हो तुम, जिससे आप बोलते हो स्थिर वैद्युत की यंत्र बच्चों। स्थिर वैद्युत की यंत्र, स्थिर वैद्युत यंत्र जी। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंस्ट्रूमेंट की पहचान देखो क्या बनी। इट मेजर वेरी हाई वोल्टेज, वेरी हाई। ये बहुत ही हाई वोल्टेज को नाप देता है भाई। ये बहुत ही हाई वोल्टेज को नाप देता है। और इसमें डैंपिंग उपयोग में लाएंगे, फ्लूइड फ्रिक्शन डैंपिंग। देखो इसे हिंदी में क्या लिखते हैं, भी लिख देता हूं मैं। यह बहुत ही उच्च वोल्टेज को मापता है। यह बहुत उच्च
बहुत उच्च वोल्टेज को मापता है। फ्लूइड फ्रिक्शन फ्लूइड घर्षण अवमंदन होता है। फ्लूइड फ्रिक्शन डैंपिंग इस्तेमाल में लाओगे, ये बहुत खास है। सिर्फ 2 बिंदु। प्यारे बच्चों, हमारे पास में क्वालिटी फैक्टर मीटर होता है। अच्छा सर, इसके बारे में भी 1 बिंदु लिख लेना और इन्हें प्लीज अच्छे से रिवाइज कर लेना, क्योंकि ये रटने की चीजें ही है इस पूरे टॉपिक में। हमारे पास एक होता है क्यू मीटर, जिसे हम लिखते हैं क्वालिटी फैक्टर मीटर। क्वालिटी फैक्टर मीटर बच्चों, ये और कुछ नहीं, ये केवल और केवल याद रखना इसमें क्या, क्वालिटी फैक्टर मीटर श्रेणी अनुनाद सिद्धांत पर कार्य करता है। यह श्रेणी अनुनाद, कल बताया था, श्रेणी अनुनाद सिद्धांत पर कार्य करता है। सिद्धांत पर कार्य करता है, यह श्रेणी अनुनाद सिद्धांत पर कार्य करता है। बस ये पॉइंट याद रखना है दोस्त। वर्क एट प्रिंसिपल ऑफ सीरीज रेजोनेंस, यह श्रेणी अनुनाद सिद्धांत पर कार्य करता है। पढ़ो भाई जरा इन्हें फटाफट से बच्चों। थक गए क्या तुम लोग? इतनी जल्दी कैसे थकान लग जाएगी भाई? थकान लगने का तो मतलब ही नहीं। बस भाई, अगर इतने में थकने लग गए तो हो गया काम फिर तो। भाई देखो, इसको खत्म कर लेते हैं, है ना, ताकि, क्योंकि ये बड़ा चैप्टर है, इसको खत्म कर लेते हैं। देखो भाई, थोड़ी सी मेहनत तो आपको भी करनी पड़ेगी। चलो जी भाई, सीआरओ पूरा अलग चैप्टर है। कभी तुम सोचो, सीआरओ सीआरओ पूरा अलग चैप्टर है। सीआरओ पूरा अलग चैप्टर है। चैप्टर का नाम मापन यंत्र है इसका। चैप्टर का नाम है मापन यंत्र। चलो जी बचेगा, अभी तो थोड़ा बहुत ही बचेगा, ज्यादातर तो निबट जाएगा, थोड़ा बहुत रहेगा तब देखेंगे। 1 मिनट में आ जरा मैं।
देखो जी, नेक्स्ट है बच्चों इसमें मैगर। मैगर, अब देखो मैगर से संबंधित 6-7 पॉइंट लिख रहा हूं, इनको नहीं छोड़ना। 6-7 पॉइंट को चाहे खाना खाओ ना खाओ, लेकिन इसको नहीं छोड़ना। देखो बच्चों, पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसमें पीएमडीसी यानी परमानेंट मैग्नेट डीसी जनरेटर होता है जी। परमानेंट मैग्नेट डीसी जनरेटर। दूसरा, ये जो जनरेटर होता है ना, ये होता है हस्तचलित, ये होता है हैंड ड्राइवन, ये होता है जी हैंड ड्राइवन। फिर देखो जी, स्पीड होती है 160 आरपीएम और ये वोल्टेज दे देता है 500 वोल्ट से लेकर 1000 वोल्ट तक। नो, देखो जी, स्प्रिंग से, इसमें ये बड़ा खास बिंदु है, कंट्रोलिंग टॉर्क, कंट्रोलिंग टॉर्क नॉट प्रोवाइडेड बाय अ स्प्रिंग। स्प्रिंग से नहीं देते हैं, स्प्रिंग से नहीं करते हैं। मेजर हाई वैल्यू रेजिस्टेंस। कैसे भाई? इंसुलेशन रेजिस्टेंस को नाप लेता है। अभी लिखता हूं पूरा ना हिंदी में, ये इंसुलेशन रेजिस्टेंस को नापता है। साथ ही टेस्टिंग ऑफ केबल, केबल की टेस्टिंग में भी उपयोग में लाया जाएगा। इसमें स्थायी स्थायी चुंबक डीसी जनरेटर उपयोग करते हैं। हस्तचलित होता है भाई, है ना, हस्त चलित होता है। गति 160 आरपीएम व विभव वोल्टेज 500 से 1000 वोल्ट होती है। कंट्रोलिंग आघूर्ण स्प्रिंग से नहीं देते हैं। कंट्रोलिंग टॉर्क स्प्रिंग से नहीं देते हैं, तो फिर किससे देते हैं? कॉइल से खुद से एडजस्ट हो जाता है। कॉइल से एडजस्ट होता है। उच्च प्रतिरोध को नापता है साहब। उच्च प्रतिरोध को मापता है। किसमें जी? प्रतिरोधन। साथ ही केबल की टेस्टिंग में काम आता है। केबल टेस्टिंग में
काम आता है, केबल की टेस्टिंग में भी ये काम आ जाता है। तो स्थायी चुंबक गति 160 ये दे दिया। कंट्रोलिंग आघूर्ण स्प्रिंग से नहीं, कॉइल से देते हैं, प्रतिरोध को मापता है और केबल टेस्टिंग में काम में आता है। ये होता है बच्चों मैगर से संबंधित ये पॉइंट है जो बार बार मतलब रिपीट होते हैं। चलो बच्चों देखो कुछ एक दो बिंदु और लिखाता हूं। एक हमारे पास में होता है पावर फैक्टर मीटर। पावर फैक्टर मीटर जी, इसकी भी पहचान देखो क्या है। इसमें दो करंट कॉइल बनाई जाती है और दो पोटेंशियल कॉइल बनाई जाती है। दो करंट कॉइल है, दो पोटेंशियल कॉइल है। सिद्धांत है इलेक्ट्रोडायनमोमीटर। इलेक्ट्रोडायनमोमीटर, इलेक्ट्रोडायनमोमीटर सिद्धांत पर यह काम कर रहा है। सिद्धांत पर कार्य कंट्रोलिंग टॉर्क स्प्रिंग से इसमें भी नहीं देते। कंट्रोलिंग टॉर्क स्प्रिंग से नहीं देते। कंट्रोलिंग टॉर्क हम स्प्रिंग से इसमें भी नहीं देते। इसमें भी कंट्रोलिंग टॉर्क हमें स्प्रिंग से नहीं दे रहे, याद रखना है पॉइंट। अच्छा जी, एक और होता है बच्चों हमारे पास जिसे हम लिखते हैं, ये एक एक दो दो पॉइंट है, मैक्सिमम डिमांड मीटर। क्या जी? मैक्सिमम डिमांड मीटर। देखो मैक्सिमम डिमांड मीटर में बच्चों दो पॉइंटर होते हैं। पहला पॉइंट लिखना है, इसमें दो पॉइंटर होते हैं। देखो ये रीडिंग 30 मिनट के बाद रीडिंग देता है, इसमें यही पॉइंट है। यह 30 मिनट के बाद रीडिंग, और तेरा मतलब ये सीधे 30 मिनट के बाद रीडिंग देगा। अभी नहीं दे रहा, ये 30 मिनट के बाद सीधे रीडिंग। मतलब सप्लाई से जोड़ दिया, 30 मिनट के बाद रीडिंग का इलाज होगा।
सीधे 30 मिनट के बाद रीडिंग देगा। देखो, जो आपके मापन यंत्र है, जो मापन यंत्र है यही इंपॉर्टेंट होता है हमारे पास में, मापन यंत्र। लेकिन इसमें अन्य कुछ चीज भी होती है। ये तो मापन यंत्र पढ़ा है मैंने, जैसे अलग से होता है बेटा, ये सवाल जो जरूरी है वही लिखा मैंने ना, वैसे बहुत चीजें होती है फिर। अब मेरी बात सुन लो, फिर अलग से ही होते हैं। देखो, एक सीआरओ भी है, फिर मेरे बच्चों एक एनर्जी मीटर है, एक वॉट मीटर और एक त्रुटियां। आज समय निकाल पाया तो आज और लगा दूंगा, पहले मैसेज करूंगा तुम लोगों को और सेशन कर दूंगा, कल इनको आर पार। फिर इलेक्ट्रीशियन वालों के लिए शनिवार को और संडे मशीन डोज। ठीक है भाई, चलो मुझे भी, मैंने भी रियली बता दो, सुबह से कुछ नहीं खाया नाश्ता वास्ता, बस सुबह से क्लासेज ही चल रही है, क्योंकि भाई बच्चों ने विश्वास किया तो 15 तक चीजें निपटाता हूं। लेकिन बेटा 30 मिनट 40 मिनट प्लीज इनको पढ़ने में दे दिया करो, और रात का प्रैक्टिस सेट इलेक्ट्रीशियन वाले बिल्कुल मिस ना करें। और कल सुबह 8 बजे से इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक का भी प्रैक्टिस सेट है। ठीक है, हिंदी लिख तो रखा यार, वो कौन सी हिंदी होती है भाई? हाँ, मैं नेचर समझने लगा क्या है क्या नहीं है। आज समय निकाल पाया तो एक सेशन आज ही कर लेंगे। ठीक है, मैं बता दूंगा तुम्हें, मैं भी थोड़ा सा ब्रेक ले लूं यार भाई, मतलब अभी के लिए तो इतना ओवर है। आराम कहाँ करूंगा, लगातार क्लासेस है। शाम को देखूंगा, अगर निकाल पाया तो समय मैं 5 बजे के आसपास निकालूंगा फिर। चलो, थैंक यू एंड ऑल द